हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है TRE 3 परीक्षा दे चुके हैं, है ना। TRE 3 में जो भी एग्ज़ाम थे सभी जो है हो चुके हैं। अब हम सभी को जो तैयारी करनी है वो TRE 4 4.0 है ना। TRE 4.0 की तैयारी करनी है हम सभी को। और इसके साथ ही साथ TGT PGT बिहार जो है TGT PGT तो है ही है। ये यूपी TGT PGT, ठीक है। यूपी TGT कहने का तात्पर्य मतलब सभी राज्य के TGT PGT, है ना। और इसमें हम सभी देखेंगे कि जैसे TRE 3.0 में पेपर बना था, वो पेपर जो है पेपर का जो स्तर था, जो पेपर का लेवल था, वो बहुत मतलब इस प्रकार से कहना चाहेंगे कि बहुत हार्ड नहीं था, वो इजी था। तो लेकिन आने वाले समय में इस तरह से पेपर की उम्मीद हम सभी ना ही करें, क्योंकि हम सभी को अब प्रत्येक टॉपिक को एक एक प्रकरण को बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि अब इतना आसान पेपर तो बनने वाला ना ही है ना। तो हम सभी को ये उम्मीद नहीं लगाना है कि बहुत इजी पेपर आएगा, बल्कि हम सभी को अपने टॉपिक को जो है अच्छे से डीपली गहनता के साथ अध्ययन करना है, जिससे हमारा कुछ भी ना छूटे, चाहे पेपर इजी आए चाहे जो है टफ आए, हम लोगों के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का फ़र्क ना पड़े। तो TRE 4 की तैयारी में जो है अच्छा समय मिल गया है हम सभी को। जो भी समय मिला है हम इस समय को का सदुपयोग करेंगे, इसमें हम सभी लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि लगभग 2.5-3 महीना या यूँ कहें कि 4 महीने का समय मिल गया है। अभी जो है TRE 3 का जो है आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जो भी प्रक्रियाएं हैं आगे वो की जाएंगी, उसके बाद कहीं जाकर करके जो है TRE 4 के बारे में सोचा जाएगा। तो ये जो समय मिल गया है हम सभी प्रतियोगी को, इसे जो है हम सभी को व्यर्थ में नहीं गंवाना है, बल्कि यूज करना है। हम सभी एक बार फिर से जो है एक बार फिर से हम सभी जो है क्या करते हैं, TRE 3 की जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उसी तरह से TRE 4 उससे भी 2 गुना ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा, नई चेतना और नई स्फूर्ति के साथ हम सभी TRE 4.0 की TRE 4.0 की तैयारी जो है फिर से प्रारंभ करते हैं। और मन में एक आशा की किरण को लेकर के निरंतर प्रयास हम सभी करते रहेंगे, है ना। जब तक हमारा जो लक्ष्य है वो, जब तक लक्ष्य हमारा कंप्लीट ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तब तक हम सभी क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और ये जो हमारा संघर्ष होगा, जो हमारी ये जो मेहनत होगी, ये सही दिशा में होगी। कैसी होगी? सही दिशा में होगी। और जब सही दिशा में हम सभी मेहनत करेंगे तो उसका जो फल है, जो परिणाम है, वो अवश्य मिलेगा, है ना। तो परिणाम सुनिश्चित है अगर हम सही दिशा में तैयारी करते हैं। और कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, और यदि हम कर्म सही दिशा में करते हैं तो सफलता सुनिश्चित है, ठीक है। क्योंकि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करती है। व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कर्म के प्रति निष्ठा ही करती है, क्योंकि आप अपने कर्म के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने सचेत हैं, है ना, कितनी लगन है आपके अंदर, ये डिपेंड होता है। हम सभी मन में थोड़ा सा धैर्य को धारण करके, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके, नई ऊर्जा, नई चेतना, नई स्फूर्ति के साथ, नई शक्ति के साथ, नए जोश के साथ, नए बल के साथ एक बार फिर से पुनः हम सभी जो है अपने लक्ष्य की तरफ जो है अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। और आप सभी को बता दें कि यहाँ जो है इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, है ना, हिंदी साहित्य और व्याकरण से भी अच्छे खासे प्रश्न बने हैं, और अधिकांश देखा जाए तो व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न बने हैं। लेकिन साहित्य भी है, साहित्य को भी हम सभी को नहीं छोड़ना है। साहित्य, है ना, साहित्य के अंतर्गत जितनी भी विधाएं हैं, गद्य हो, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, जितनी भी विधाएं हैं, हर विधाओं से प्रश्न बना है। सभी विधाओं को हम सभी को कंप्लीट पढ़ना है, गहनता के साथ अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ जो व्याकरण है, व्याकरण तो जो है जितनी बार पढ़ा जाए, जितना रिवीजन किया जाए, हमारे लिए उतना ही बेहतर है। व्याकरण में भी प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न बने थे, रस, छंद, अलंकार, है ना, प्रत्यय, उपसर्ग,
तो किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि सभी टॉपिक जो है प्रकरण अपने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और सबसे प्रश्न बनता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं, उन सभी को, और हिंदी साहित्य में वो गद्य हो या पद्य हो, इन सभी पर हम सभी को ध्यान देना है, गहनता से अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ जो गद्यांश आते हैं, गद्यांश को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, वैसे अगर कहा जाए तो जो TRE 3.0 में गद्यांश बने थे, बहुत ही जो है इजी थे, समझिए कि जो है अच्छे गद्यांश बने थे। कहने का मतलब बहुत सरल था, है ना। तो हम सभी जो है, लेकिन इसमें से 25-30 प्रश्न, है ना, गद्यांश से हो गए 20-25 प्रश्न गद्यांश से हमारे आते हैं। तो गद्यांश की भी प्रैक्टिस किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कैसे उस गद्यांश से हम सभी को आंसर को निकालना है कम समय में और बिल्कुल सरलतम ढंग से। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हम सभी ये भी सीखेंगे, ठीक है, जिससे हम सभी की गद्यांश अनुच्छेद को पढ़ने की आदत जो है वो बनी रहे। तो इसी क्रम में हम सभी जो है, और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो प्रामाणिक होगी, जो भी जानकारी दी जाएगी वो प्रामाणिक होगी, शुद्ध होगी और सरलतम ढंग से, यानी कि आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाएगी। कोशिश हमारी यही रहेगी, ठीक है। और यह जो इस चैनल पे ग्रामर की पहले टॉपिक, उसके बाद जो है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। और हिंदी गद्य पद्य में, हिंदी साहित्य में जो है हम सभी प्रैक्टिस सेट करते ही हैं, किस तरह से वो सभी हमारे प्रतियोगी साथी जो है परिचित हैं। तो इसी तरह से कार्य हम सभी का चलता रहेगा और जो टॉपिक लगेगा कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे बहुत और अच्छे से कई बार रिवीजन कर लिया जाएगा। तो इसी तरह से हम सभी की तैयारी चलती रहेगी। इसी क्रम में हम सभी देखते हैं संस्मरण और रेखा चित्र, है ना। हम सभी घटना चक्र से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये TRE परीक्षा होने के वजह से थोड़ा सा व्यस्तता थी, तो जो है इसमें हम सभी का कहाँ तक कंप्लीट हुआ था, संस्मरण तथा रेखा चित्र, आत्मकथा तक कंप्लीट किए थे हम सभी। और संस्मरण तथा रेखा चित्र से जो प्रश्न बने हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम सभी को देखना है इस क्लास में। तो इसका जो पहला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। पहला प्रश्न है सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। सबसे पहले तो सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि संस्मरण है क्या चीज़, रेखा चित्र है क्या चीज़। इनसे संबंधित प्रश्नों को देखने से पहले हम इनके टॉपिक पे देख लेते हैं, है ना, कि ये है क्या संस्मरण। जो संस्मरण होता है, जैसे जब लेखक, है ना, ये अतीत की स्मृति पर है। जो संस्मरण होता है ये अतीत की स्मृति पर है। कैसे है, किसकी है, अतीत की स्मृति पर है, ठीक है, स्मृति पर है। परिभाषा के द्वारा आपको स्पष्ट होगा। जब लेखक अनुभव और स्मृति के आधार पर शब्द चित्रों द्वारा किसी व्यक्ति, घटना अथवा दृश्य का, है ना, सजीव चित्र उपस्थित करता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। उसी को हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र ये बिल्कुल हूबहू हैं, है ना, थोड़ा सा इन्हें समझना जरूरी है। ये इसमें जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र में जैसे जिस प्रकार से चित्रकार जानते हैं सभी, चित्रकार ब्रश के माध्यम से क्या करता है, रंगों की सहायता से चित्र बनाता है ना, चित्रकार चित्र बनाता है। उसी प्रकार से जब लेखक जो है अनुभव एवं स्मृति के आधार पर शब्द चित्रों द्वारा किसी व्यक्ति, घटना या दृश्य का सजीव चित्र उपस्थित करता है, तब उस रचना को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। और अगर अब उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिए, जो संस्मरण है, संस्मरण में अतीत की स्मृति होती है। किसकी, अतीत की स्मृति होती है संस्मरण में। लेकिन जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र में अतीत के साथ साथ वर्तमान का भी चित्रण होता है। अतीत के साथ साथ जो है वर्तमान, अतीत के साथ साथ वर्तमान का भी चित्रण होता है, किसमें, रेखा चित्र में, ठीक है। तो इस प्रकार से संस्मरण और रेखा चित्र हम लोगों ने समझ लिया। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी हम जिस भी टॉपिक को हम पढ़ें उसे समझते हुए अच्छे से पढ़ें, है ना। समय मिल गया है हम सभी को। आगे देखते हैं सन 42 के संस्मरण, हाँ प्रश्न था हमारा, इसमें ऑप्शन दिया गया है जो, उसे देखते हैं। पदम सिंह शर्मा, बी है श्री राम शर्मा, सी है
मनमथ नाथ गुप्त, डी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, सन 42। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा। करेक्ट आंसर हमारा श्री राम शर्मा किस में है, तो ये बी में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो जैसे सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। ठीक है, इनके तथ्यों को देखते हैं। इनके अन्य संस्मरण हैं, वे जीते कैसे हैं, वे जीते कैसे हैं तथा बोलती प्रतिमाएं, ये बहुत पूछा जाता है। बोलती प्रतिमाएं हिंदी साहित्य क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। किस काल की, आधुनिक काल, है ना। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है, 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है ना। आदिकाल, है ना, और फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये जो संस्मरण है ये आधुनिक काल की विधा है। ठीक है, हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, मेल के पत्थर। ठीक, देवेंद्र सत्यार्थी, क्या गोरी क्या सांवरी, क्या गोरी क्या सांवरी, तथा रेखाएं बोल उठी, इंपॉर्टेंट है, रेखाएं बोल उठी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। ये जितनी भी हैं यहाँ संस्मरणाएं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्री राम शर्मा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पे हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण कृति है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण कृति है। कृष्णा सोबती ने जो लिखा है उसे हम सभी को बताना है। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए है हम हशमत, बी है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सी है सुधियाँ उस चंदन के बन की, डी है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। ठीक है, तो इसमें कृष्णा सोबती का क्या है, हम हशमत, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, पीजीटी परीक्षा 2005 में बना हुआ प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इनके तथ्यों से हम और प्रश्नों को इकट्ठा कर लेते हैं हम सभी। कृष्णा सोबती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। हम हशमत उनके द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। क्या है, संस्मरण विधा है। कृष्णा सोबती की अन्य कृतियों में शामिल है सूरजमुखी अंधेरे के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ऐ लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, है ना, जैनी, मेहरबान सिंह, सभी उपन्यास, बादलों के घेरे, ये सभी जो है उपन्यास हैं। बादलों के घेरे में, डार से बिछुरी, दोनों कहानियाँ संग्रह हैं, यार यारों के यार, 3 पहाड़। ठीक है, ये यात्रा वृतांत है। और आगे देखते हैं, अजीत कुमार और ओंकारनाथ, अजीत कुमार और ओंकारनाथ, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं बड़ा। अजीत कुमार और ओंकारनाथ श्रीवास्तव का संस्मरण है वचन निकट से 1968। काका साहब कालेलकर का संस्मरण गांधी संस्मरण और विचार 1968। रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ, ठीक है, 1969। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय 1969, है ना, ये था इनका। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय 1972। कमलेश्वर का मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975। विष्णु प्रभाकर का यादों की तीर्थ यात्रा, यादों की तीर्थ यात्रा। और भीमसेन त्यागी का आदमी से आदमी तक, ये प्रमुख संस्मरण है। आदमी से आदमी तक क्या है, संस्मरण है, किसका, भीमसेन त्यागी का। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बनारसी दास चतुर्वेदी, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। तो जो 3 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस संस्मरण के लेखक कौन है, भारतेंदु जी हैं। कौन है, भारतेंदु जी हैं। और कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये प्रथम मौलिक कृति है। कैसी कृति है, प्रथम मौलिक कृति है। ठीक है, आगे देखेंगे।
जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का और हिंदी साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जा सकता है, परंतु इसके नाम से यह प्रतीत नहीं होता कि यह कहानी है या आत्मकथा है या संस्मरण है। ठीक है, इसके प्राप्त अंशों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंधों में संकलित किया है। बाबू राधाकृष्ण दास ने भी भारतेंदु के कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है। उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था। उसका नाम था एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, है ना। कुछ आप बीती कुछ उपन्यास ना होकर के ये क्या हो गया, संस्मरण मात्र है। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो प्रश्न संख्या है, कुछ और भी तथ्य हैं। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने हिंदी लेखन और पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। विश्व की विभूतियाँ चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। इसमें 15 संस्मरण हैं और वे सब के सब क्या हैं, विदेशी हैं। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने जुलाई 1881 में आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका, 1891 में नागरी नीरज साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन किया। इतने तथ्य को हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं, हम सभी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, ये प्रश्न बना है। प्रश्न संख्या 4 है, तो ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये क्या है, संस्मरण है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है ना, ये कौन सी विधा है। प्रश्न संख्या 5 है और इसका ये है संस्मरण। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, किसका है, किसने लिखा है, अमृतलाल नागर ने लिखा है। यह संस्मरण विधा की रचना है। अमृतलाल नागर ने जिनके साथ जिया, ठीक है, 1973 शीर्षक से अपने समकालीन साहित्यकारों का संस्मरण लिखा है, जिनसे संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। प्रसाद, जैसा मैंने पाया, शरद के साथ बिताया कुछ समय, रस सिद्ध कवीश्वर, स्नेही जी, गढ़ा कोला में पहली बार निराला जयंती, हिंदी के एक रूपदाता, रूप नारायण पांडे, संपादकाचार्य अंबिका प्रसाद वाजपेयी, और महादेवी जी के सानिध्य में हमारे घर के देवता, सुमित्रानंदन पंत, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। ठीक है, अभी जो पढ़ा था। चिर युवा भगवती चरण वर्मा, जिंदा दिल बेडब बनारसी, किसान कवि पटीम, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, मेरे अभिन्न नरेंद्र शर्मा, राष्ट्रवादी कवि सोहन लाल द्विवेदी तथा कमल जीवी पत्रकार नरोत्तम नागर। आगे हम सभी देखेंगे, याद हो कि ना याद हो, ये जो है ये संस्मरण कृति किसकी है, तो काशीनाथ सिंह की। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, काशीनाथ सिंह की। ठीक है, याद हो कि ना याद हो ये किसका है, तो काशीनाथ सिंह का है। कौन सी कृति है, विधा, तो ये संस्मरण है। आगे देखेंगे, इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें काशी का 80 है ना, काशी का 80, काशीनाथ सिंह का देखिए, काशी है ना, घर का जोगी जोगड़ा तथा कहानी उपखान इत्यादि। आगे देखेंगे, अगली प्रश्न पे हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए है सुधियाँ उस चंदन के बन की विद्यानिवास मिश्र। बी है जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव। सी है भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा। डी है समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें कौन सा सुमेलित है पूछा गया है, तो समय के पाँव करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समय के पाँव। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया संस्मरण है।
है ना, विष्णुकांत शास्त्री द्वारा, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर द्वारा, जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, ठीक है, और समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो इतने प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब जो है प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम सभी। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी ऑप्शन ए है, बी है शांतिप्रिय द्विवेदी, सी है शिवपूजन सहाय, डी है उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। रेखाएं बोल उठी जो 8 प्रश्न संख्या 8 है, इसका करेक्ट आंसर है जो देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी किसका है ये? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। आगे हम सभी देखते हैं, इनके तथ्य इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। रेखा चित्र एवं संस्मरण पर मिलती जुलती विधाएं हैं, जिनमें भेदक रेखा चित्र पाना कठिन है। पदम सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक है, ठीक है, और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक क्या है? संस्मरण लेखक भी है। आनुपातिक दृष्टि से वैयक्तिकता एवं तटस्थता को देखकर ही यह निर्णय किया जाता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखा चित्र, क्योंकि रेखा चित्र वस्तुपरक अधिक होता है और संस्मरण में आत्मपरकता ज़्यादा पाई जाती है। संस्मरण में आत्मपरकता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इनकी एक प्रकार से क्या है? विशेषता है। इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं, रेखा चित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांतर से आ जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रेखाएं बोल उठी को एक ही वर्ष की परीक्षा में 2 प्रश्नों में कहीं संस्मरण दर्शाया है तो कहीं रेखा चित्र, ठीक है। तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है एक युग एक प्रतीक, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर। आगे हम सभी देखते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण हैं तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेखाएं बोल उठी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो माटी की जो मूर्तें हैं ये लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगला हम सभी देखते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। लाल तारा, गेहूं और गुलाब इनके रेखा चित्र हैं। किसके? रामवृक्ष बेनीपुरी के। लाल तारा, गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें के लेखक हैं तो रामवृक्ष बेनीपुरी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 12 नंबर का जो प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जाता है ना, कोई ज़रूरी नहीं है टीजीटी पीजीटी ही हो, ये रचना पूछी जाती है, ये फेमस है। और प्रश्न संख्या 12 इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा रेखा चित्र। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है गेहूं और गुलाब, है ना। अभी हम लोगों ने देखा लाल तारा, गेहूं और गुलाब ये सभी क्या हैं? ये रेखा चित्र हैं। क्या हैं? रेखा चित्र हैं। गेहूं और गुलाब ये विधा है, गेहूं और गुलाब विधा है। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है कहानी, हाँ इसीलिए जो है क्या है? रेखा चित्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। आगे देखेंगे, लाल तारा की विधा है। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, लाल तारा जो रचना है ये विधा की दृष्टि से कौन सी विधा है? तो ये रेखा चित्र। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र बताना है हम सभी को। तो रेखा चित्र सेतुबंध ये दोनों हैं तो उपयुक्त में से दोनों सही है, ये भी है ये भी है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों है। बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों हैं। आगे देखते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक एजी गार्डिनर ने अच्छा रेखा चित्रकार शायद ही कोई होगा इनसे अच्छा चित्रकार, ठीक है। गार्डिनर ने जो रेखा चित्र बनाए हैं उनमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी है, उसमें जितने रंग हैं वे सब चरित्र नायक के ही हैं। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अब जो है ये थोड़ा सा तथ्यात्मक है ना। इनके तथ्यों को समझ लेते हैं। बहुत बोर नहीं होना है, आराम आराम से पढ़ना है। आगे देखते हैं, तुर्गनेव को रेखा चित्रों के लेखन का पितामह कहा जाता है। तुर्गनेव
ठीक है, पितामह। चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ रेखाचित्र की भूमिका में लिखा है, जो कथन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए, जिस आदमी को जीवन के विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी जीवन संग्राम में जमने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमियों के संसर्ग में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक घातों प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है? भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है? ठीक है, ऐसा किसने कहा है? जो है चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। फिर देखिए, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, यह इसका निर्णय कर पाना कठिन है। फिर लिखते हैं, आगे देखते हैं, सन 1912 में चतुर्वेदी जी का पहला रेखा चित्र मर्यादा, ठीक है, मर्यादा में औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 125 रेखा चित्र लिखे होंगे, किंतु इस पुस्तक में कुल 40 रेखा चित्र प्रकाशित हुए हैं। विश्व की विभूतियाँ भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। विश्व की विभूतियाँ किसका? चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था, किंतु द्वितीय संस्करण में इसका नाम विश्व की विभूतियाँ रख दिया गया। प्रारंभ में सेतुबंध के नाम से प्रकाशित किया गया था, लेकिन बाद में द्वितीय संस्करण में क्या हुआ? विश्व की विभूतियाँ रख दिया गया। चतुर्वेदी जी का एक ग्रंथ है हमारे आराध्य। क्या है? हमारे आराध्य। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का जीवन चरित्र चित्रण किया गया है। कितने? 17। उसी प्रकार विश्व की विभूतियों में 15 संस्मरण है। कितने हैं? 15 संस्मरण है, और वे सब के सब विदेशी हैं, सबके सब विदेशी हैं। अब आगे हम प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। अमिट रेखाएं, तो ये है शिवपूजन सहाय की करेक्ट आंसर हमारा 20 हो जाएगा। अमिट रेखाएं, शिवपूजन सहाय। ठीक है, ये 2 बार प्रश्न बना है। टीजीटी परीक्षा 2011, पीजीटी है ना, दोनों में प्रश्न बना है। अमिट रेखाएं 1951, सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं और हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है बोल उठी, रेखाएं बोल उठी मतलब, तथा शिवपूजन सहाय का रेखा चित्र है वे दिन वे लोग। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 20 प्रश्न तक हम सभी करेंगे इसमें। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? जो महादेवी वर्मा का नहीं है, तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, पथ के साथी, तो उपयुक्त सभी हैं। क्या है? उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार है ना, हाँ, मेरा परिवार 1972 के उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह है। यद्यपि महादेवी वर्मा की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है, किंतु अधिकतर विद्वान उन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही मानते हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं, जो है ये भी पढ़ लेते हैं कि क्या माना गया था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था। हम विकल्प बी को देख लेते हैं। विकल्प बी हमारा क्या है? विकल्प बी को माना था, तो विकल्प बी क्या देखते हैं हम सभी। विकल्प बी स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी को माना था, है ना। विकल्प बी को माना था, पथ के साथी को माना था। आगे हम सभी देखते हैं, जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखाचित्र नहीं है? प्रश्न संख्या 18 है, कौन सी रचना रेखाचित्र नहीं है? जो 18 नंबर का प्रश्न है ये हो जाएगा पथ के साथी, पथ के साथी, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। स्मृति की रेखाएं 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसकी स्मृति की रेखाएं ये जो महादेवी वर्मा का है सभी परिचित है, इससे करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब 20 नंबर का प्रश्न है, इससे प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है होगा हम सभी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में, फिर जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में, है ना। प्रश्न देख लेते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है?
अच्छा प्रश्न है जी। संस्मरण नहीं है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये जो 20 है, 20 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिऔध। किसका नहीं है? तो हरिऔध का नहीं है। ठीक है। पथ के साथी में रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। निराला है, सुमित्रानंद पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सियाराम शरण गुप्त। इनके उत्कृष्ट शब्द चित्र हैं। कौन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी नहीं है। तो ये आज हम लोगों ने संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित 20 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्नों को देखा? 20 प्रश्नों को देखा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर हम मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ और नए प्रश्नों के साथ हम सभी मिलेंगे और इस तरह से अपनी तैयारी करते रहेंगे, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे, है ना। और आज की क्लास यहीं तक है। ये क्लास अगर उपयोगी लगी हो तो जो हमारे प्रतियोगी नए हैं वो जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। एक ये मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। तो आज की क्लास यहीं फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।